अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कैम्ब्रिज लवर्स। अच्छा, हाँ, आज हम जो लास्ट टाइम हमने ये पेपर 9701 का फरवरी मार्च 2022 का पेपर 42 जो है तो हमने लास्ट टाइम हमने इसके 3 क्वेश्चंस किए थे। आज फोर्थ क्वेश्चन से हम कंटिन्यू करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। कंपाउंड एफ एंड जे आर शोन इन फिगर 4.1। ये आपको एफ एंड जे दिए हुए हैं। Part A. F and J both contains arene functional group. Identify other functional group in F and J. आपको दूसरे जो फंक्शनल ग्रुप्स हैं वो आपको बताने हैं। तो F के अंदर आपको कार्बोक्सिलिक एसिड है और यहाँ पर ये अमाइन ग्रुप है। ठीक है, या इसको आप अगर रिंग के साथ अगर मिलाएं तो इसको आप फिनाइल अमाइन भी कह सकते हैं। तो यहाँ पर मैं अमाइन लिखूँ या फिनाइल अमाइन लिखूँ तो वो दोनों सही हो गए। मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ अमाइन। एक है यहाँ पर अमाइन और दूसरा है कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, और जे के अंदर आपके आपके पास क्या है? आपके पास यहाँ पर है ईस्टर लिंकेज और ये है आपका अल्कोहल, या इसको अगर आप रिंग के साथ मिलाएं तो ये आपका बन रहा है फिनोल। ठीक है, यही दो फंक्शनल ग्रुप्स हैं। तो एक है ईस्टर और दूसरा है आपके पास फिनोल। ठीक है, ईस्टर नंबर ऑफ chiral centers in molecule of F and molecule of J। chiral centers आपके पास कितने हैं इन दोनों में? ठीक है, तो यहाँ पर हम देख लेते हैं कि एफ के अंदर आपके पास कोई भी chiral नहीं है क्योंकि यहाँ पर डबल बॉन्ड्स हैं कार्बन के, यहाँ पर भी और रिंग के अंदर भी। तो यहाँ पर कोई डबल बॉन्ड नहीं है। और अगर आप जे के अंदर देखें तो यहाँ पर ये एक है आपके पास chiral और दूसरा ये है आपके पास chiral। ठीक है, तो यानी मतलब आपके पास यहाँ पर जे के अंदर 2 हैं और एफ के अंदर 0 है। ठीक है, कायरल कार्बन आपके पास कायरल सेंटर्स क्या होते हैं? जिसमें आपके पास कार्बन के जो एक कार्बन एटम है उसके साथ 4 डिफरेंट ग्रुप्स अटैच्ड हो। ठीक है, तो उसको हम कहते हैं कि कायरल सेंटर है। और आपके पास ऑप्टिकल आइसोमरिज्म भी जो जिस कार्बन के अंदर कायरल सेंटर होता है वही कार्बन आपका ऑप्टिकल आइसोमरिज्म शो करता है। ठीक है, पार्ट बी। A student proposes a multi-step synthesis of F from benzene। अच्छा, F को आपने बनाया है बेंजीन से and in a molecule of J। Oh, sorry. A student proposes a multi-step synthesis of F from benzene as shown in table 4.1। Complete the table 4.1 by providing relevant details of the reagents and conditions for step 1 and 4 and structure of product D। तो टेबल को कंप्लीट करना है, को कंडीशंस बतानी है और आपको यहाँ पर अगर कोई स्ट्रक्चर नहीं बना हुआ जैसे डी तो वह भी आपको ड्रॉ करना है। ठीक है, तो पहले में अब यहाँ पर क्या हो रहा है, आपका बेंजीन है, इसको आपने इसकी अल्काइलेशन करवाई है, यानी इसमें आपने एक मिथाइल जो ग्रुप है वो आपने ऐड किया है। तो ये आपका ऐड किस तरह से होता है? रिएजेंट यहाँ पर आपका होता है कोई भी हेलोजन ऑल्केन। ठीक है, और यहाँ पर क्योंकि आपके पास ये CH3 है तो यानी यहाँ पर कौन सा हेलोजन एल्केन होगा? यानी हेलोजन में कौन सा भी ले लूँ, यहाँ पर मैं ले लेता हूँ क्लोरोमीथेन। ठीक है, और दूसरा कंडीशन क्या होती है इस रिएक्शन की? कंडीशंस यहाँ पर आपको सारी याद होनी चाहिए, सारे ऑर्गेनिक जो आपके रिएक्शंस होते हैं। इसके अलावा आपके पास कोई और रास्ता नहीं है। कंडीशंस अगर आपको नहीं पता होंगी या अगर आपको रिएजेंट्स नहीं पता होंगे कौन से रिएजेंट्स चाहिए तो आपको ये वाले क्वेश्चंस आपसे होंगे ही नहीं। तो कंडीशंस आपको लाजमी आपको याद करनी है। ठीक है, तो यहाँ पर कौन सी कंडीशन होती है? यहाँ पर होती है एनहाइड्रस Cl3। इसको आप एज ए कैटलिस्ट यूज करते हैं। ठीक है, तो पहला स्टेप ये होगा। दूसरे स्टेप में हम क्या कर रहे हैं, कंसनट्रेटेड नाइट्रिक जो एसिड है
और कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, यानी इसकी आप नाइट्रेशन करवा रहे हैं। और जब आप इसकी नाइट्रेशन करवाते हैं तो यहाँ पर NO2 ग्रुप जो है वो अटैच हो जाता है। तो डी के अंदर आपके पास क्या होगा, नाइट्रेशन के अंदर यहाँ पर ये आपका अल्काइलेशन है, और अब आपके पास इसके नाइट्रेशन में है तो NO2 ग्रुप अटैच होगा। लेकिन यहाँ पर आपको अब देखना है कि जो आपके पास पहले से ग्रुप अटैच है, यानी यहाँ पर ये अल्काइल है CH3, तो ये कौन सा मतलब डायरेक्टर है, 2,4 डायरेक्टर है या 3,5 डायरेक्टर है? तो ये आपका 2,4 डायरेक्टर है। तो यहाँ से अगर आप काम करें 1, 2, यहाँ यहाँ पर आपका NO2 आ सकता है, यहाँ पर आ सकता है, या फिर यहाँ पर आ सकता है 2,4 डायरेक्टर। ठीक है, तो मैं यहाँ पर तो यहाँ पर बना देता हूँ। ठीक है, लेकिन यहाँ पर ये 2,4 डायरेक्टर है, तो यहाँ पर ये यहाँ पर आ सकता है, यहाँ पर भी आ सकता है, यहाँ पर भी आ सकता है। ठीक है, इन पोजीशंस पर आपका जो है वो NO2 आ सकता है। ये 3 पर नहीं आ सकता, 5 पर नहीं आ सकता। ठीक है, इस बात का आपको ख्याल रखना है। फिर डी की आप क्या करवा रहे हैं, हॉट अल्कलाइन KMnO4 एंड देन डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। तो ये इसकी आपने करवाई फेडरल क्राफ्ट एसाइलेशन। और फेडरल क्राफ्ट एसाइलेशन करवाते हैं जब आप इसकी, तो आपका जो CH3 है अल्काइल वाला ग्रुप, ये आपका कार्बोक्सिलिक एसिड वाले ग्रुप में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, और फिर आपको कार्बोक्सिलिक ये इसको आपने यहाँ पर फोर्थ स्टेप में क्या किया, आपने नाइट्रेशन की आपने करवाई है, ये आपकी होती है रिडक्शन। जब आपको नाइट्रेशन होती है, नाइट्रोबेंजीन होता है, उसका जब आप रिड्यूस करते हैं तो आपका बनता है आपका फिनाइलअमाइन। इस तरह से अमाइन ग्रुप में कन्वर्ट जाता है। और इसकी रिडक्शन के लिए आपके कंडीशंस आपको याद करनी है, वो आपके होता है एक्टिन यूज़ करते हैं आप, और प्लस आपको यूज़ करते हैं आप कंसनट्रेटेड HCl। ठीक है, ये आपकी कंडीशन होती है। आगे बढ़ते हैं पार्ट 2। In second multi-step synthesis, a student changes the order in which the reagents and conditions are used. The reaction scheme is shown in figure 4.2. G is the major product. This अब यहाँ पर इसने थोड़ा सा मतलब स्टेप्स को चेंज किया है। तो यहाँ पर इसने पहले क्या किया, इसकी पहले इसने अल्काइलेशन करवाई, पहला स्टेप सेम है। फिर दूसरे स्टेप में इसने इसकी एसाइलेशन पहले करवाई है। यहाँ पर पहले इसने इसकी नाइट्रेशन करवाई थी, फिर इसकी एसाइलेशन करवाई थी। लेकिन यहाँ पर इसने पहले इसकी फेडरल क्राफ्ट एसाइलेशन करवाई और फिर इसने यहाँ पर नाइट्रेशन करवाई। तो यहाँ पर जी आपका बना है आपका मेजर प्रोडक्ट। ठीक है, तो ड्रा द स्ट्रक्चर ऑफ जी एंड एक्सप्लेन व्हाई जी इज द मेजर प्रोडक्ट ऑफ दिस सिंथेसिस अदर देन ई। ई आपके पास ये है, लेकिन अब यहाँ पर आपके पास ये जो अगर नाइट्रेशन पहले आप करवा रहे थे तो ये आपका जो अल्काइल ग्रुप है ये यहाँ पर 2 या 4 पर या 2,4 पर अटैच्ड होना था। ठीक है, क्योंकि आपका जो अल्काइल ग्रुप है ये 2,4 डायरेक्टर है, लेकिन आपका ये जो यहाँ पर ये है कार्बोक्सिलिक एसिड वाला ग्रुप, ये है आपका 3,5 डायरेक्टर। तो यहाँ पर जी आपके पास या तो 3 पर अटैच्ड होगा या फिर ये अटैच्ड होगा आपके पास 1, 2 यानी 3 पर, यानी यहाँ पर अटैच्ड होगा। ठीक है, तो ये आपका डिफरेंस होगा क्योंकि डायरेक्टर्स ये डिफरेंट हैं, और जी आपके पास इसलिए ये मेन प्रोडक्ट बनेंगे। और इसका रीज़न आप क्या लिखेंगे, आपका जो कार्बोक्सिलिक एसिड है ये आपका इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। आपका जो अल्काइल ग्रुप होता है ये आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स होते हैं, अल्काइल ग्रुप्स या इथाइल ग्रुप, ये आपका इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है। और आपका जो कार्बोक्सिलिक एसिड है ये आपका है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। ठीक है, ये आपका रिंग से इसके इलेक्ट्रॉन्स लेता है। ठीक है, ये नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट जनरेट करता है। तो कार्बोक्सिलिक एसिड ये जो ग्रुप है, ग्रुप इज इलेक्ट्रॉन withdrawing group and 3,5 डायरेक्टर। ठीक है, अच्छा आपके पास जो 3,5 डायरेक्टर हैं इनको आप मेटा डायरेक्टर्स भी कहते हैं।
और आपके पास जो 2,4 डायरेक्टर है उनको आप ऑर्थो पैरा डायरेक्टर भी कह सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। J reacts under suitable conditions with sodium hydroxide. ठीक है, after acidification of a reaction mixture, compound K and L form. ठीक है, आपने J को रिएक्ट करवाया है सुटेबल कंडीशंस के साथ, पहले आपके सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ चेक करवाया, फिर आपने इसकी एसिडिफिकेशन करवाई है रिएक्शन मिक्सचर की, तो आपके पास कंपाउंड K और L बने हैं आपके पास। ठीक है, तो गिव द मोलिकुलर फार्मूला ऑफ एल। यहाँ पर एल कौन सा बनेगा, यहाँ पर अगर आप देखें तो इसकी हाइड्रोलाइसिस हुई है, तो ये आपका ईस्टर जो लिंकेज है ये टूटा है, तो आपके पास एक कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा, और दूसरा यहाँ पर आपके पास बनेगा ये तो सेम ही होगा, तो यहाँ पर दूसरा आपके पास बनेगा अल्कोहल। ठीक है, ये इस तरह से, तो इसके आप अगर मोलिकुलर फार्मूला कैलकुलेट करें तो वो कितना आ रहा है, यहाँ पर कितने कार्बन हैं, एक, दो, पहले आप रिंग का काउंट कर लें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो आपके पास 9 कार्बन हैं। और अब हाइड्रोजन आप काउंट कर लें, यहाँ पर ये तीन तीन है, और फिर यहाँ पर दो हैं, यहाँ पर भी दो, और एक, दो यहाँ पर, एक यहाँ पर, और दो यहाँ पर हैं, और यहाँ पर तीन हैं, यहाँ पर भी तीन हैं, तो टोटल ये कितने हो गए, 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, और यहाँ पर भी एक होगा, 16 17 18। ठीक है, तो 18 आपके पास कौन हो गए, आपके हाइड्रोजन, और एक आपके पास है ऑक्सीजन। ठीक है, तो इस तरह से आपके ने इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला कैलकुलेट करना है। ठीक है, स्टेट टू मेजर टाइप्स ऑफ रिएक्शन दैट अकर व्हेन जे रिएक्ट्स विथ आपके पास सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो आपके पास कौन से टाइप ऑफ रिएक्शन हो रहे हैं, पहले आपका हो रही है हाइड्रोलाइसिस। ठीक है, हाइड्रोलाइसिस इसलिए क्योंकि आपने ईस्टर को इसको ब्रेक किया है, ईस्टर का जो बॉन्ड है, फिर आपके पास बना है आपका कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल, तो पहले में आपके हाइड्रोलाइसिस हुई है, और दूसरे में आपके क्या हुई है, आपके पास हुआ है ये एसिड बेस रिएक्शन। जब आपने इसकी सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ जिसने अब आप पहले आपने इसकी हाइड्रोलाइसिस करवाई, तो यहाँ पर पहले NaOH था, तो यहाँ पर H की जगह यहाँ पर पहले होता सोडियम। ठीक है, लेकिन फिर जब आपने इसको HCl से रिएक्ट करवाया, तो ये आपके पास फिर से यहाँ पर हाइड्रोजन अटैच हुआ, और यहाँ पर आपके पास बना NaCl, तो यानी यहाँ पर साल्ट बना है, तो ये आपकी है एसिड बेस रिएक्शन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, पार्ट डी। के कैन आल्सो बी सिंथेसाइज्ड फ्रॉम फिनोल। ठीक है, ये आपका फिनोल से भी बन सकता है, तो ये आपको शो किया गया किस तरह से, आगे देखते हैं हमसे क्या पूछ रहा है। राइट एन इक्वेशन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ M इन द रिएक्शन वन। रिएक्शन वन में आप सोडियम को रिएक्ट करवा रहे हैं फिनोल से, C6H5OH और प्लस सोडियम, तो यहाँ पर आपके पास जो सोडियम है ये आपका H ग्रुप जो है OH वाले में से इसको रिप्लेस कर देगा इस तरह से, और यहाँ पर आपके पास बनेगी हाइड्रोजन गैस। ठीक है, ड्रा एन द प्रोडक्ट ऑफ रिएक्शन टू। रिएक्शन टू में आप करवा रहे हैं एक्सेस ऑफ जो ब्रोमीन है, इसको आप ऐड कर रहे हैं फिनोल से रिएक्ट करवा रहे हैं, तो यहाँ पर आपके पास जो OH वाला ग्रुप है फिनोल, ये भी आपके पास 2,4 डायरेक्टर है। अब आप मुझे कैसे पता चल रहा है कि ये कौन सा डायरेक्टर है, कौन सा 2,4 डायरेक्टर है, कौन सा 3,4 5 है, तो ये भी भैया आपको याद करना है। ठीक है, तो यहाँ पर फिनोल है, और यहाँ पर आपने इसको एक्सिस ऑफ Br से रिएक्ट करवाया, तो यहाँ पर ये भी 2,4 डायरेक्टर है, तो यहाँ पर एक्सिस है, तो ये तीनों पोजीशंस को ऑक्यूपाई करेगा। ठीक है, एक्सिस Br ब्रोमीन है, तो यहाँ पर ये 2,4,6 जो है ट्राई ब्रोमो फिनाइल जो है वो बनेगा।
इस तरह से। आगे बढ़ते हैं। एक्सप्लेन वाई फिनोल इज अ वीकर एसिड देन के। तो के है आपका स्ट्रॉन्ग एसिड है फिनोल से, क्योंकि इसके अंदर आपके पास कार्बोक्सिलिक एसिड वाला पार्ट है। तो कार्बोक्सिलिक एसिड जो है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है एसिडिक है, ठीक है। और वो इसलिए होता है कार्बोक्सिलिक एसिड ज़्यादा, मतलब ये क्यों है, क्योंकि इसके अंदर यहाँ पर आप देखें तो कार्बन जो है वो ये जो कार्बन डबल बॉन्डेड है ऑक्सीजन से, तो ये ऑक्सीजन यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो यहाँ पर ये जो है इससे इलेक्ट्रॉन्स लेता है और ये ऑक्सीजन इससे इलेक्ट्रॉन लेता है हाइड्रोजन से। तो आपकी जो एसिडिटी है वो आपकी डिपेंड कर रही होती है कि आपके जो है वो सॉल्यूशन में जो है कौन सा जो सब्सटेंस है वो हाइड्रोजन आयंस जो है वो इजीली आपके पास डोनेट करता है, ठीक है। तो और पहला आपके पास होता है कि हाउ इजीली इट लूजेस H प्लस आयन, और दूसरा आता है आपके पास स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट, ठीक है। तो यहाँ पर ये इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो यहाँ से आपके पास जो है वो हाइड्रोजन निकालना, मतलब H प्लस आयन बनाना ईजी होता है एज़ कम्पेयर टू यहाँ पर फिनोल से, ठीक है। तो इसलिए ये ज़्यादा एसिडिक है, ठीक है। तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे कि आपके पास जो है वो COH जो है बॉन्ड वीकर, या फिर आप लिख दें कि एंड मोर इजी टू डोनेट H प्लस आयन जो हैं NK, ठीक है, owing to negative inductive effect, inductive effect, inductive effect ऑफ जो कार्बन जो है डबल बॉन्ड है ऑक्सीजन के साथ, ठीक है। तो और आपके पास जो है वो यहाँ पर कार्बोक्सिलेट आयन जो है वो फिना जो है वो फिनो ऑक्साइड आयन से ज़्यादा स्टेबलाइज्ड है, ठीक है। स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट पे भी आपका डिपेंड करता है। तो यहाँ पर अगर आप लिख दें कि कार्बोक्सिलेट एसिड आयन एनाइन है, वो अगर आपका जो कार्बोक्सिलेट एनाइन आपका किस तरह से बनेगा, ये है आपका कार्बोक्सिलेट एनाइन, ठीक है। और आपके पास फिनो ऑक्साइड जो आयन है वो इस तरह से बनेगा आपके पास। तो ये जो आपका है ये ज़्यादा स्टेबल है, ये आपके पास ज़्यादा स्टेबल है। तो इसलिए आपके जो कॉन्जुगेट की जो स्टेबिलिटी है उस पर भी आपका डिपेंड करता है एसिड की कि कौन सा स्ट्रॉन्गर एसिड है। तो यहाँ पर जो आपका कार्बोक्सिलेट आयन है वो ज़्यादा स्टेबल होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ई फिनोल एंड बेंजीन बोथ रिएक्ट्स विथ नाइट्रिक एसिड, ठीक है। और यहाँ पर आपने रिएक्ट तो कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर कंडीशंस अगर आप देखें तो चेंज है। एक्सप्लेन वाई रिएजेंट्स एंड कंडीशंस फॉर दीज टू रिएक्शंस आर डिफरेंट। वो डिफरेंट इसलिए हैं क्योंकि आपके पास जो है अल्कोहल है, ये है आपके पास ये आपके जो ऑक्सीजन के ऊपर यहाँ पर लोन पेयर होता है, ये आपके पास रिंग के अंदर रिंग की जो है वो डीलोकलाइजेशन का पार्ट बन जाता है। तो आपके पास जो रिंग की डीलोकलाइजेशन होती है या रिंग के अंदर आपका जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो बढ़ जाती है, ठीक है। तो जब आपकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाती है तो ये इलेक्ट्रोफाइल जो आता है उसको अट्रैक्ट और भी ज़्यादा करता है बेहतर तरीके से, यानी इसको और ज़्यादा इलेक्ट्रोफाइल को अट्रैक्ट करता है। तो इसलिए आपके पास जो है वो डाइल्यूट आपके पास नाइट्रिक एसिड हो जाता है आपका, मतलब टेस्ट हो जाता है। लेकिन यहाँ पर बेंजीन में ऐसा कुछ नहीं होता है। आपकी जो कोई भी मतलब रिंग का इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ नहीं रही, तो यहाँ पर इसलिए आपको कंडीशंस इसकी यहाँ पर डिफरेंट है, ठीक है। तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑन ऑक्सीजन is delocalized
in the ring. So electron density in ring increases. ठीक है, तो आपके पास जो रिंग के डेंसिटी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वो इंक्रीज हो रही है। तो इसलिए आपके पास जो है वो दैट्स वाई इट अट्रैक्ट्स इलेक्ट्रोफाइल। आपके पास जो इलेक्ट्रोफाइल है, इलेक्ट्रोफाइल बेटर। ठीक है, इसलिए आपके पास जो है वो इलेक्ट्रोफाइल को ये बेटर तरीके से अट्रैक्ट करता है, क्योंकि आपके पास जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो रिंग की बढ़ जाती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5, 2-chloropropanoic acid is used in many chemical synthesis. An equilibrium is set up when जो 2-chloropropanoic acid is added to water। ठीक है, तो इसकी आपको इक्वेशन लिखनी है। तो CH3 CH Cl COOH प्लस वाटर। तो यहाँ पर आपका इक्विलिब्रियम ये इस्टेब्लिश हुआ है। तो इक्विलिब्रियम का मतलब ये होता है कि आपका जो रिएक्शन है वो रिवर्सिबल है। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास जब इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश हुआ है तो यहाँ पर आपके पास तरह से ये बनेगा। ठीक है, और इसकी जगह अगर आप H3O की जगह अगर आप H+ आयन लिखते हैं वो भी सही है। ठीक है, दोनों इक्वेशन सही होंगी। ठीक है, ये आपके पास जो है वो इक्विलिब्रियम आपके पास इस्टेब्लिश्ड होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 0.15 मोल ऑफ 2-chloropropanoic acid dissolved in 25 cm³ of distilled water to produce a solution of pH 1.51। कैलकुलेट द pKa। ठीक है, आपको pKa आपको कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पर पहले आप इसकी इक्वेशन लिख दें जो आपने यहाँ पर ऊपर लिखी है। मैं यहाँ पर इसको दोबारा लिख लेता हूँ। CH3 CH Cl COOH। ये आपका होता है जो आपका डिसोसिएशन आपकी होती है वीक एसिड्स की आपकी होती है। उसके लिए आप क्या यूज़ करते हैं, एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट यानी Ka। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास इस तरह से ये आपके पास इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश्ड होगा। तो यहाँ पर इसकी Ka आप किस तरह से निकालेंगे, यानी कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स अपॉन जो आपके पास जो कंसंट्रेशन है रिएक्टेंट की उससे। ठीक है, Ka की वैल्यू आपके पास क्या होगी, यहाँ पर अगर मैं जनरली लिखूँ H+ साइंस की और A माइनस, ये आपका A है आपका, मैंने इसको कार्बोक्सिलेट आयन से शोन किया है। ठीक है, और Ha इसको मैं एसिड से शो कर देता हूँ। तो यहाँ पर आपके पास जो आयन्स हैं वो इक्वल रेशो में प्रोड्यूस्ड होंगे। ठीक है, तो इसको मैं इस तरह से लिख सकता हूँ ना कि H जो है आपके हाइड्रोजन के जो आयन्स की जो कंसंट्रेशन है वो स्क्वायर है। ठीक है, और यहाँ से अगर आपके पास जो है इसकी आपको पीएच मिली हुई है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आपके पास इसके H+ आयन की जो कंसंट्रेशन है अगर आप वो आपको निकालनी हो तो आप किस तरह से निकालेंगे, ये आप निकालेंगे इस तरह से। ठीक है, ये आप इस तरह से निकालेंगे। तो यहाँ पर आपको पास ये अगर आपको पीएच निकालनी हो तो आप वो किस तरह से निकालेंगे, पहले आप pH = -log और आपके पास H+ आयन्स है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आपको pH निकालनी हो तो 10 माइनस pH जो है वो आपके पास करेंगे तो आपके पास हाइड्रोजन की जो है वो कंसंट्रेशन आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर
कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन की अगर आप निकालें तो कितनी आ रही है, पीएच आपको दी हुई है -1.51, ठीक है। तो वो आपको मिल रही है 0.0309 मोल पर डी एम क्यूब, ठीक है। और अब इसको अगर आप यहाँ से आपके पास H प्लस साइंस की आपको कंसंट्रेशन मिल गई है, तो यहाँ से अगर आप के ए फाइंड करें इस फॉर्मूले से जो मैंने अभी यहाँ पर बनाया है, तो इसको आप फाइंड आउट कर लीजिएगा। तो के ए आपके पास बनेगा, पहले आप इसकी जो कंसंट्रेशन ऑफ HCl है इसको आप आपका जो एसिड है इसको आप कैलकुलेट कर लीजिएगा। ये यहाँ पर आपको मोल्स भी दिए गए हैं और आपको यहाँ पर ये दी गई है आपको इसकी इसका वॉल्यूम भी दिया गया है। तो यहाँ पर अगर आप इसका कैलकुलेट करेंगे इसकी कंसंट्रेशन, तो यहाँ पर आपके पास क्या आएगी, तो आप डी एम क्यूब सी एम क्यूब है तो इसको आपको डी एम क्यूब में कन्वर्ट करना लाजमी है। तो यहाँ पर ये आएगी तकरीबन कैलकुलेटर से अगर आप कैलकुलेट करें तो ये आ रही है आपके पास 0.6, ठीक है। तो 0.6 इसकी कंसंट्रेशन आ रही है और इसको आप कैलकुलेट कर लीजिएगा। तो के ए की आपके पास जो वैल्यू आएगी वो आपके पास आएगी 1.592 मल्टीप्लाई बाई 10⁻³ -3, और पी के ए आप यहाँ से आप कैलकुलेट कर सकते हैं, वो है आपके पास माइनस लॉग और के ए आपके पास, यानी आपके पास जो है के ए आपके पास यहाँ पर दिया गया है। तो यहाँ से आपके पास आ जाएगा पी के ए और वो आ रहा है आपके पास 2.80, ठीक है, 2.80। आगे बढ़ते हैं, पार्ट 3। एन इक्वल कंसंट्रेशन ऑफ aqueous propanolic acid has pH 2.55. Explain the difference in the pH of solutions of equal concentration of 2-chloropropanoic acid और प्रोपेनोइक एसिड, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो जो 2-chloropropanoic एसिड है का मैं अगर स्ट्रक्चर आपको खोल के ज़रा ड्रॉ करके दिखाऊं तो यहाँ पर आपके पास Cl है और यहाँ पर अगर आप देखें तो ये क्लोरीन भी यहाँ पर है। तो ये भी आपका जो क्लोरीन है ये इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये आपका कार्बन से ये इलेक्ट्रॉन्स लेगा, तो ये यहाँ पर इसकी जो है वो बढ़ा देता है, इसका इलेक्ट्रोनेगेटिव जो है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट यहाँ पर जनरेट करता है। तो यहाँ पर आपका जो है वो H प्लस आयन है वो और भी इजीली रिमूव होगा एज कम्पेयर टू प्रोपेनोइक एसिड, ठीक है। क्योंकि आपका जो है ये आपका 2-chloropropanoic एसिड वो स्ट्रॉन्ग एसिड है, ठीक है, क्योंकि आपका इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है आपका Cl, क्योंकि ये आपका है वो इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप है। तो ये आपका जो है OH बॉन्ड को मज़ीद वीकर कर देगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप लिखेंगे CH3 CHClO, यानी आपका जो 2-chloropropanoic एसिड है इज अ स्ट्रॉन्गर एसिड, ठीक है। और वो क्यों है, owing to higher concentration of H plus ions, ठीक है। और because electron withdrawing effect of electron withdrawing effect of Cl, यानी आपके पास जो क्लोरीन है is weakens OH ion, आपका जो है वो ये आपका क्लोरीन जो है आपका ये वीकन करता है, आप वीक करता है आपका OH को जो है उसको, ठीक है। तो इसलिए आपके पास जो है वो आपके हाइड्रोजन आपको लूज़ करना ईजिली हो जाता है। तो इसलिए आपका जो है वो पीएच जो है वो इसकी आपका 2-chloropropanoic एसिड की जो है वो पीएच ज़्यादा है।
मतलब कम है, सॉरी कम है, कम होता है तो आपका स्ट्रॉन्गर एसिड होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पार्ट बी, व्हेन 2-chloropropanonic acid reacts with aqueous ammonia, एलेनाइन फॉर्म्स। और एलेनाइन का आपको स्ट्रक्चर दिया गया है। एलेनाइन इज एन एमिनो एसिड। ठीक है, इट्स आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट इज 6.1। ठीक है, स्टेट व्हाट इज मीन बाय आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट। तो आपका आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट ऐसा पॉइंट होता है या ऐसी पीएच होती है जहाँ पर आपके पास जो है वो आपका कोई भी अमीनो एसिड है वो एज ए ज्विटर आयन आपका वो एग्जिस्ट करता है। और ज्विटर आयन आपका किस तरह से होता है, वो आपका होता है जिसके अंदर आपके पास पॉजिटिव चार्ज भी होता है, नेगेटिव चार्ज भी होता है। या अगर आप कहेंगे उसके अंदर आपके पास एसिडिक वाला पार्ट भी होता है और बेसिक वाला पार्ट भी होता है। तो ये होता है आपका ज्विटर आयन। ये आपको मैंने एलेनाइन का ज्विटर आयन बना के दिखाया है। आपके पास जो है वो यहाँ पर देखें अगर आप, तो ये इस मॉलिक्यूल के अंदर ही आपके पास बेस बेस वाला पार्ट भी है और एसिड वाला पार्ट भी। तो यहाँ पर मॉलिक्यूल के अंदर ही आपके पास जो है वो एसिड बेस वाला रिएक्शन हो जाता है। तो इस तरह से आपके पास ये आपका ओ जो कार्बोक्सिलिक एसिड ये आपका हाइड्रोजन को डोनेट करता है और आपके पास यहाँ पर अमाइन है वो इसको एक्सेप्ट कर लेता है। ठीक है, तो यहाँ पर एसिड बेस रिएक्शन हो जाता है। तो आपका आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट ऐसी पॉइंट होती है जहाँ पर ये इसके ऊपर ओवरऑल कोई चार्ज नहीं होता, ये आपका जो है वो ज्विटर आयन के तौर पर एग्जिस्ट करता है। तो यहाँ पर अगर आप लिख लें कि पीएच एट विच मॉलिक्यूल हैज नो ओवरऑल चार्ज या फिर पीएच एट विच मॉलिक्यूल एग्जिस्ट एज ज्विटर आयन, तो वो दोनों सही हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि पीएच एट विच a molecule has no overall charge। ठीक है, या पर वो न्यूट्रल होता है। ठीक है, कोई ओवरऑल चार्ज नहीं होता। आगे बढ़ते हैं। गिव द स्ट्रक्चरल फार्मूला ऑफ एलेनाइन एट pH 2। अब pH 2 यानी जो इससे कम है आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट से, तो यहाँ पर कम pH है तो यानी एसिडिक वाला पार्ट जो है वो ज़्यादा होगा यहाँ पर। तो एसिडिक वाला पार्ट ज़्यादा होगा तो यहाँ पर एक ये किस तरह से होगा इसका स्ट्रक्चर, ये आपका होगा इस तरह से। यहाँ पर एक और हाइड्रोजन आ जाएगा। तो यहाँ पर आपको जो एसिडिक वाला पार्ट आपको ये शो कर रहा है, माने पीएच आपको कम हो रही है तो यानी एसिडिक वाला ये ज़्यादा एसिडिक है। तो यहाँ पर एसिडिक में आपके पास क्या होता है, ये प्लस साइन होता है आपके पास। और यहाँ पर आपके पास जो है कार्बोक्सिलिक एसिड होगा। एसिडिक वाला पार्ट इसलिए होगा ना क्योंकि आपके पास कार्बोक्सिलिक एसिड है। ठीक है, तो आपका जो स्ट्रक्चर होगा pH 2 पर वो आपका ये होगा। तो इसका स्ट्रक्चर फार्मूला लिख देंगे CH3CHN+H3 और COOH। ठीक है, alanine exists as a pair of optical isomers. The structure of one optical isomer is shown in figure 5.2. Draw the three-dimensional structure of other optical isomer of alanine। ठीक है, दूसरे का आपको स्ट्रक्चर बनाना है तो इसका ही आपके पास ऑप्टिकल आइसोमर बनेगा, वो आपका बनेगा इस तरह से। ठीक है, ये है आपका ऑप्टिकल आइसोमर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पॉलीमर सी फॉर्म्स फ्रॉम द रिएक्शन बिटवीन एलेनाइन एंड 4-aminobutyric एसिड। ठीक है, 4-aminobutyric एसिड और आपके पास जब एलेनाइन रिएक्ट करते हैं तो आपके पास जो है वो एक एसिड ईस्टर बनेगा आपके पास, क्योंकि आपके पास यहाँ पर मौजूद है अमाइन ग्रुप भी मौजूद है और आपके पास कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप भी मौजूद है। ठीक है, ड्रा वन रिपीट यूनिट ऑफ सी, द फंक्शनल ग्रुप फॉर्म, रिपीट यूनिट ऑफ सी जो आपके पास पॉलीमर बना है, द फंक्शनल ग्रुप फॉर्म शुड बी डिस्प्लेड। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास या अमीनो जो है वो आपके पास ब्यूटेनिक एसिड है, इसको मैं पहले ड्रॉ करके लेता हूँ। यहाँ पर
ये होगा इस तरह से। आप जब भी मतलब किसी भी ऑर्गेनिक रिएक्शन को करते हैं तो उसका पहले डिस्प्लेड फार्मूला लाजमी लिखा करें, वो आपको हेल्प आउट करता है सिचुएशन को समझने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास ये है, आपके पास 4 अमीनो ब्यूटेनिक एसिड का स्ट्रक्चर, और ये है आपके पास एलेनाइन का स्ट्रक्चर। ठीक है, और इसको भी मैं ज़रा सही तरीके से ड्रॉ कर लेता हूँ। ये सही है। ठीक है, तो इसको मैं अगर थोड़ा और सही तरीके से ड्रॉ करूँ, तो यहाँ पर आपके पास क्या रिपीट यूनिट बनेगा इसका। आपके पास ये मैं एलेनाइन का स्ट्रक्चर भी यहाँ पर ड्रॉ कर लेता हूँ। CH3 COOH और NH2, तो यहाँ पर आपके पास हाइड्रोजन है। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास जो है वो, या ये कार्बोक्सिलिक एसिड इससे रिएक्ट करेगा अमाइन से, तो आपका एस्टर बनेगा। ये आपका जो कार्बोक्सिलिक एसिड वाला है इससे रिएक्ट करेगा अमाइन से, तो आपके पास कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा। तो यहाँ पर आपके पास जो है वो इसका जो होगा स्ट्रक्चर वो कुछ इस तरह से बनेगा कि यहाँ पर CH3 है और H है, तो आपके पास ये कार्बोक्सिलिक एसिड वाला पार्ट भी रिएक्ट करेगा। तो मैं इसको इस तरह से ड्रॉ कर लेता हूँ, और ये लेट्स सपोज ये आपका शो रिएक्ट कर रहा है जो आपका अमाइन वाला पार्ट इसके कार्बोक्सिलिक एसिड से। तो यहाँ पर है आपका कार्बोक्सिलिक एसिड का जो लिंकेज है ये आ गया, और फिर आपके पास आ गए 3 कार्बन्स, और फिर आपके पास आ गया जो आपका ये अमाइन ग्रुप है। तो ये है आपका फुल आपका रिपीट यूनिट। ये वाला जो यूनिट है आपका रिपीट होगा बार बार। ठीक है, तो इसको थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है आई नो, लेकिन अगर आप थोड़ा स्ट्रक्चर खोल के बनाएंगे डिस्प्लेड फार्मूला तो आपके पास चीज़ें आसान हो जाएंगी। तो ये है आपका रिपीट यूनिट। ठीक है, यहाँ पर ये आपका जो ये बना है आपका, ये है आपका अमाइड लिंकेज, पोलीअमाइड। ठीक है, स्टेट टाइप ऑफ पोलीमराइजेशन शोन इन बी, जो आपका B4, यानी इसमें कौन सा टाइप ऑफ पोलीमराइजेशन हो रही है आपके, और ये कंडेंसेशन पोलीमराइजेशन। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर आपके पास कोई डबल बॉन्ड नहीं है। आपके पास डबल बॉन्ड होता है तब आपकी एडिशन पोलीमराइजेशन होती है, और इसमें आपके पास एडिशन पोलीमराइजेशन में आपके पास कोई भी बाय प्रोडक्ट नहीं बनती। लेकिन यहाँ पर आपके पास जो एलिमिनेट होगा वाटर मॉलिक्यूल होगा एलिमिनेट। ठीक है, scientists are investigating C as a replacement of polypropylene in packaging, suggest an advantage of using C instead of polypropylene। तो प्रोपीन के अंदर आपके पास क्या होता है, आपके पास होता है ये डबल बॉन्ड होता है। ठीक है, प्रोपीन, और इसको अगर आप कन्वर्ट करेंगे पोलीप्रोपीन में, तो इसको जो ये आपके एडिशन पोलिमराइजेशन से जो बनते हैं, तो इसको आपका जो इसको हाइड्रोलाइज करना बहुत डिफिकल्ट होता है, यानी ये बायोडिग्रेडेबल नहीं होते हैं, नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं। इनका जो इस तरह से चेन बनती है, इसको ब्रेक करना बहुत मुश्किल होता है एज कम्पेयर टू यहाँ पर ये जो आपके पास सी है, इसको आप हाइड्रोलाइज इजीली कर सकते हैं। इसको आपको ये जो आपका ये अमाइड लिंकेज है इसको आप तोड़ सकते हैं आसानी से। ठीक है, तो ये बायोडिग्रेडेबल है, लेकिन ये आपके पास जो होते हैं पॉलीप्रोपीन, ये आपके पास नॉन बायोडिग्रेडेबल है, यानी आपके पास जो है वो एनवायरनमेंट में आसानी से ये डिकम्पोज नहीं होता। ठीक है, तो इस वजह से ये बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन क्रिएट करता है। आपके पास जो भी होते हैं ये पॉलीप्रोपीन या पॉलीथीन इस तरह से। तो इस आपका ये जो बायोडिग्रेडेबल है, तो ये आपका डिकम्पोज हो जाएगा, तो यानी ये इतनी पॉल्यूशन क्रिएट नहीं करता। ठीक है, तो आप इसका क्या लिखेंगे, एडवांटेज क्या है सी का, सी कैन सी कैन बी इजीली हाइड्रोलाइज्ड। ठीक है, इसको तोड़ा जा सकता है आसानी से, लेकिन आपके पास ये जो आपके पास पॉलीप्रोपीन है, इसको आपको इजीली आपको इसको हाइड्रोलाइज नहीं कर सकते। ठीक है, पार्ट सी, स्टूडेंट studies the reaction of
2-chloropropanonic acid with ammonia to determine the reaction mechanism. आपके पास रिएक्शन का मैकेनिज्म बताना है. The student finds that when 2-chloropropanoic acid and ammonia are added in 1:1 ratio, तो आपके पास कंजुगेट एसिड और बेस रिएक्टेंट्स आर क्विकली फॉर्म्ड. ठीक है, तो यहाँ पर आपको आइडेंटिफाई करना है कंजुगेट एसिड बेस पेयर्स जो रिएक्शन 1 है उसमें. तो यहाँ पर आपके पास एसिड बेस पेयर कौन से होंगे? पहला तो आपके पास होगा CH3 CH ClOOH, ये आपके पास एसिड है और इसका कॉन्जुगेट बेस है आपके पास ये है. ठीक है, और दूसरा आपके पास कौन सा है? आपके पास ये है आपके पास पेयर दूसरा वाला. ठीक है, ये है आपके पास कंजुगेट एसिड बेस पेयर 2. ठीक है, ये आपके पास दो पेयर्स होंगे. ये तो इजी था. इन एन एक्सेस ऑफ अमोनिया, जो आपके पास ये कंजुगेट बेस है अंडरगोज अ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. अच्छा, जब आपके एक्सेस ऑफ अमोनिया होती है तो आपके पास अमोनिया का जो वो एक जो आपका होता है हाइड्रोजन, ये रिप्लेस हो जाता है. नहीं, तो यानी आपका अमोनिया जो है आपको क्लोरीन को डिस्प्लेस कर देती है. ठीक है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो रहा है यहाँ पर. ठीक है, तो उसकी आपका जो द स्टूडेंट इन्वेस्टिगेट्स द रेट ऑफ रिएक्शन 2, जो आपका रिएक्शन 2 है इसका आपको ये रेट बता रहा है, रेट शो कर रहा है. द स्टूडेंट मिक्सेस जो आपका ये कंजुगेट बेस है विथ लार्ज एक्सेस ऑफ अमोनिया. ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास जो वो ग्राफ आपको शो कर रहा है फिगर 5.2 में कि किस तरह से आपका ये जो कंसनट्रेशन ऑफ जो आपकी है 2-chloropropanonic एसिड का जो कंजुगेट बेस है इसकी जो कंसनट्रेशन है वो कम किस तरह से हो रही है. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. आगे आपसे क्या पूछ रहा है? तो यहाँ पर आपसे ये पूछ रहा है कि यूज द ग्राफ इन फिगर 5.3 टू शो दैट रिएक्शन 1 इज फर्स्ट ऑर्डर विथ रिस्पेक्ट टू आपके जो कंसनट्रेशन है 2-chloropropanonic एसिड के कंजुगेट बेस की. तो वो आप किस तरह से शो करेंगे कि ये फर्स्ट ऑर्डर है? फर्स्ट ऑर्डर आपका जो भी रिएक्शन होता है उसके आपके पास हाफ लाइफ जो होती है वो कांस्टेंट होती है. ठीक है, तो पहले आप यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे इसकी हाफ लाइफ. ठीक है, तो वो आपको बताएंगे कि ये आपका है वो रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर है या नहीं. तो पहले आपसे रिएक्शन यहाँ से स्टार्ट किस तरह से हो रहा है, यहाँ से 2 या आपके पास यहाँ से स्टार्ट हो रहा है आपके पास रिएक्शन. ये आपकी इनिशियल कंसंट्रेशन. ठीक है, और जब आप इसको डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो आपके पास आएगा तकरीबन क्या आएगा आपके पास, कैलकुलेट कर लें आप. 0.0210 डिवाइडेड बाय 2, तो यहाँ पर आपके पास आ रहा है तकरीबन ये 0.0105. ठीक है, तो यहाँ पर आप ग्राफ में देख लें कि 0.105 कहाँ पर आ रहा है. तो ये आ रहा है यहाँ पर अप्रोक्सीमेटली यहाँ पर. ठीक है, और इसको अब यहाँ पर इसकी आप टाइम की वैल्यू आप देख लें तो ये यहाँ पर बीच में आ रहा है. तो यहाँ पर ये तकरीबन 500 पर आ रहा है. ठीक है, 500 पर. ठीक है, ये आपकी ये वाली वैल्यू है. ठीक है, फिर मज़ीद इसको आप डिवाइड करेंगे 2 से तो वो आपकी बनेगी सेकंड हाफ लाइफ. तो वो आपकी बन रही है 0.00525. ठीक है, तो इसको भी आप ड्रॉ कर लेंगे, ये यहाँ पर है. तो इसको भी अगर आप ड्रॉ करें तो ये आपकी बन रही है अप्रोक्सीमेटली यहाँ पर 1000 पर ही आ रही है. ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप देखें तो पहली हाफ लाइफ आपको कहाँ पर आपको मिली है, वो आपको मिली है 500 सेकंड्स पर, और दूसरी मिली आपको 1000 सेकंड्स पर, यानी 500 प्लस 500 1000. तो यानी आपके पास ये आपको हाफ लाइफ्स हैं वो कॉन्स्टेंट्स हैं. ठीक है, आपके पास हाफ लाइफ जो है वो कांस्टेंट है, वो आपकी चेंज नहीं हो रही. ठीक है, तो
आपकी जो फर्स्ट हाफ लाइफ है वो भी आपकी सेम है, आपका जो तो सेकंड भी आपकी सेम है। तो आपकी हाफ लाइफ कांस्टेंट है, इसलिए आपके पास जो है वो यहाँ पर रिएक्शन जो है वो फर्स्ट ऑर्डर है। ठीक है, कांस्टेंट हाफ लाइफ। ठीक है, इट हैज कांस्टेंट हाफ लाइफ, हाफ लाइव्स। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक्सप्लेन व्हाई लार्ज एक्सिस ऑफ अमोनिया नीड्स टू बी यूज्ड इन ऑर्डर टू ऑब्टेन रिजल्ट्स इन फिगर 5.3। 5.3 में आपका जो ये जो रिजल्ट ऑब्टेन करने के लिए आपका अमोनिया एक्सिस में होना चाहिए, ताकि आपका जो अमोनिया एक्सिस में होगा तो आपका जो है वो अमोनिया का कोई भी वो नहीं होगा, आपका कंसंट्रेशन ऑफ अमोनिया का जो है वो कांस्टेंट होगी और उसका रेट पर कोई इफेक्ट नहीं होगा। ठीक है, तो आपका जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है उस पर आपका कोई अफेक्ट नहीं होगा। ठीक है, तो इसलिए आपका जो अमोनिया वो एक्सिस में होनी चाहिए, तो दैट कंसंट्रेशन ऑफ जो आपकी अमोनिया है वो कांस्टेंट हो। इज कांस्टेंट एंड does not affect rate। यानी ये आपका जो है वो रिएक्शन क्या हो रहा है, जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हो रहा है। ठीक है, जिसमें आपकी जो कंसंट्रेशन होती है आपके किसी भी पर्टिकुलर आयन की मतलब किसी भी पर्टिकुलर सब्सटेंस की, वो आपके रेट को मतलब कोई भी उसका इफेक्ट नहीं होता रेट पर, यानी वो जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होता है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, तो स्टूडेंट मियर्स द इफेक्ट ऑफ चेंजिंग द कंसंट्रेशन ऑफ अमोनिया ऑन द रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन 2। ठीक है, तो द टेबल 5.1 शोज रिजल्ट्स ऑब्टेन्ड। अब यहाँ पर आपको जो है वो कंसंट्रेशन ऑफ आप अमोनिया की जो आपकी कंसंट्रेशन है इसको आपको चेंज किया है, तो आप देख रहे हैं कि आपका जो है वो रेट पर क्या अफेक्ट हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर आपकी जो है वो ये आपकी 2 क्लोरोप्रोपेनॉइक एसिड की जो है वो कंसंट्रेशन आपकी कांस्टेंट है, और इसको अगर आपने 1.5 टाइम्स बढ़ाया है तो ये आपका जो रेट है ये भी आपका क्या हो रहा है, 1.5 टाइम्स बढ़ रहा है। ठीक है, ये आप कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर लीजिएगा। 2.21 को डिवाइड करिएगा आप 1.47 से तो आपको 1.5 मिलेगा। ठीक है, और इसका भी आप इस तरह से कर लीजिएगा तो 1.5 मिलेगा आपको। तो यहाँ पर यूज दिस इंफॉर्मेशन इन टेबल 5.1 एंड इन C1 to determine whether the nucleophilic substitution occurs proceeds via SN1 और SN2 मैकेनिज्म। अब यहाँ पर ये आपकी एक नई चीज़ थी जिसने आपको बहुत कंफ्यूज किया होता स्टूडेंट्स को, कि ये आपको कैसे पता चलेगा कि आपका SN1 मैकेनिज्म है या SN2 है। वो आपको पता चलेगा कि आपका जो ओवरऑल रेट ऑफ रिएक्शन है वो आपका कौन सा ऑर्डर है। अगर आपका ओवरऑल रिएक्शन रेट ऑफ रिएक्शन अगर फर्स्ट ऑर्डर है ओवरऑल, तो आपका होगा SN1 मैकेनिज्म। अगर आपका ओवरऑल सेकंड ऑर्डर है तो आपका क्या होगा, SN2 मैकेनिज्म। ये आपको याद कर लें। ठीक है, तो यहाँ पर पहले आप देखें, आपने आप कंसंट्रेशन ऑफ अमोनिया के अगर आप चेंज किए तो आपका ये आपका जो रेट है वो भी 1.5 टाइम्स जो है वो बढ़ रहा है। यानी ये आपका अमोनिया है, इसकी कंसंट्रेशन से आपका जो है वो ऑर्डर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है, ये है आपका फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, और अगर आप यहाँ पर देखें, यहाँ पर इसने आपको बताया हुआ है कि रिएक्शन 2 इज द फर्स्ट ऑर्डर विथ रिस्पेक्ट टू ये आपका कंसंट्रेशन ऑफ 2 क्लोरोप्रोपेनॉइक एसिड की। ठीक है, तो यहाँ पर ये अमोनिया से भी फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है, और यहाँ पर ये आपका 2 क्लोरोप्रोपेनॉइक एसिड से भी ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। तो ओवरऑल आपका जो रेट जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है वो क्या है, सेकेंड ऑर्डर है। ठीक है, तो ओवरऑल आपका जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो सेकेंड ऑर्डर है, तो इसलिए आपका जो है वो क्या हो गया है, SN2 मैकेनिज्म होगा। ठीक है, तो आप लिखेंगे व्हेन कंसंट्रेशन ऑफ अमोनिया इंक्रीजेस
1.5 times, rate increases 1.5 times. So it's first order with respect to आपकी जो अमोनिया है, ठीक है। और आपका जो है वो आपको ये भी शो करना है कि जो मैकेनिज्म है वो SN1 है या SN2 है। तो दिस इज SN2 मैकेनिज्म, बिकॉज जो आपके जो वो रेट जो है फर्स्ट ऑर्डर है विद रिस्पेक्ट टू आपका जो वो टू जो आपका कंसनट्रेशन है आपकी 2 क्लोरोप्रोपेनिक एसिड की, उससे या फिर अमोनिया से, या फिर आप ये लिख देंगे बिकॉज ओवरऑल रेट ओवरऑल रिएक्शन इज सेकेंड ऑर्डर, ठीक है। आपका जो ओवरऑल है वो रिएक्शन क्या है, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन है, ठीक है। इसलिए आपका ये जो SN2 मैकेनिज्म से हो रहा है। आगे बढ़ते हैं। इस पेपर में मुझे सिर्फ यही एक चीज़ थी जो मतलब थोड़ी टफ लगी कि स्टूडेंट्स के लिए यार ये थोड़ी टफ हो सकती है। यानी आपके एग्जाम्स में आपके ऐसे कोई क्वेश्चंस होते हैं जो आपका जो डिस्टिंक्शन वाले बच्चे होते हैं उनको आपके सेपरेट कर देते हैं बाकी बच्चों से। तो ये आपका जो पार्ट था, ये इस टाइप का क्वेश्चन था, ठीक है, जो आपको आपका डिफरेंट पैदा करता, आपका डिफरेंस पैदा करता कि आपका कौन डिस्टिंक्शन लेगा या कौन नहीं लेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। डिस्क्राइब द इफेक्ट ऑफ एन इंक्रीज इन टेम्परेचर ऑन द रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है। तो आपका टेम्परेचर बढ़ने से आपका रेट क्यों बढ़ता है, क्योंकि आपके पास पार्टिकल्स के पास जो है वो ज़्यादा एनर्जी होती है, वो तो वो ज़्यादा कोलाइड करते हैं। तो आपके पास ज़्यादा पार्टिकल्स होते हैं जिनकी एनर्जी एक्टिवेशन एनर्जी से ज़्यादा होती है, तो आपके सक्सेसफुल कोलिजन का जो रेट है वो बढ़ जाता है, ठीक है। तो आप क्या लिखेंगे कि ग्रेटर पोर्शन या सॉरी greater proportion of particles have energy greater than and equal to activation energy, तो रेट जो है वो आपके इंक्रीज हो रहा है, क्योंकि सो मोर सक्सेसफुल collisions पर सेकंड, तो रेट इंक्रीजेस, ठीक है। आपका जो है वो आपका मोर पार्टिकल्स हैव एनर्जी ग्रेटर देन एक्टिवेशन एनर्जी, तो आपके जो सक्सेसफुल कोलिजन है वो आपकी बढ़ जाएंगी पर सेकंड, ठीक है। तो आपका रेट इंक्रीज हो जाएगा। Part 6. When an excess of 2-chloropropanoic acid is used, further substitution reaction occurs. One product has a formula C6H9 और ये आपको शो किया गया है। Suggest the structure of इसका इसका आपका स्ट्रक्चर बताना है। तो यहाँ पर पहले आपने जब आपने यूज़ किया अमोनिया, तो यहाँ पर आपके सब्सटीट्यूशन हुई थी, तो उसमें आपका क्या हो रहा था, आपका ये जो है वो Cl वाला ग्रुप जो है वो आपका अलग हो रहा था, आपके पास ये वो अमाइन वाला ग्रुप आ रहा था। अब आपका जब आपकी इसकी फर्दर सब्सटीट्यूशन होगी तो इसमें से एक हाइड्रोजन आपका और रिमूव हो जाएगा, तो उसकी जगह आपके पास क्या आ जाएगा, आपका जो है वो आपका जो जो आपका 2-क्लोरोप्रोपेनिक एसिड वाला जो वो पार्ट है वो एक और अटैच हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपका इसका स्ट्रक्चर आपके पास क्या होगा, ये इस तरह से होगा आपका स्ट्रक्चर।
ठीक है, ये है आपका इसका स्ट्रक्चर होगा, क्योंकि आपके पास जो है वो एक और आपके पास जो है वो आपके पास Cl है, वो आपके पास रिमूव हो जाएगा हाइड्रोजन से, तो आपकी फर्दर सब्स्टिट्यूशन हो रही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, लीडोसिन इज यूज्ड एज एन एनेस्थेटिक, द सिंथेसिस ऑफ लीडोसिन इज शोन। ठीक है, आपका लीडोसिन आपको किस तरह से बनाते हैं वो आपको शो किया गया है। डब्ल्यू कैन बी फॉर्म्ड बाय रिएक्टिंग, आपके पास ये जो आपका टू, आपका पास जो अल्कोहल है, टू इथाइल, आपके पास ये इसको आप क्या कह सकते हैं, टू हाइड्रोक्सो इथेनोइक एसिड। ठीक है, जब आपका रिएक्ट कर रहा है आपके पास एक्सिस ऑफ SOCl2 से, तो आपके पास जो है आपके पास क्या बन रहा है, डब्ल्यू बन रहा है। डब्ल्यू है आपके पास ये। ठीक है, ये है आपके पास डब्ल्यू बन रहा है, तो आपके पास का आपको बोल रहा है कि इसकी इक्वेशन लिखें। ठीक है, तो ये आपका पास इस तरह से आप बनाते हैं, आपके ये जो आपके होते हैं एसाइल हैलाइड्स। एसाइल हैलाइड्स को आपको बनाने का ये तरीका है कि जब आप कार्बोक्सिलिक एसिड को आप रिएक्ट करवाते हैं SOCl2 से या फिर PCl5 से या PCl3 से, तो आपका ये जो H वाला पार्ट जो वो Cl वाले पार्ट से रिप्लेस हो जाता है। ठीक है, और आपके जो एसाइल हैलाइड्स हैं ये आपकी मोस्ट रिएक्टिव सीरीज़ है, आपकी होमोलॉगस सीरीज़। ठीक है, पूरे जो भी आपके ऑर्गेनिक जो आपके कंपाउंड्स होते हैं उनमें मोस्ट रिएक्टिव आपकी जो होती है वो आपकी कौन सी होती है, सीरीज आपकी होती है एसएल एलर्ट्स की। ठीक है, तो ये जब आपके पास रिएक्ट करेगा तो आपके पास बन रहा है Cl CH3 और COOCl, ओ सॉरी COCl प्लस यहाँ पर आपके पास सल्फर डाइऑक्साइड भी बनेगी और आपके पास बनेगा HCl। ठीक है, इसको आप बैलेंस कर दें। Part B. After W and X have reacted together, an excess of uh, sodium ethanoate is added to the reaction mixture. Suggest why. जब आपने W और X को रिएक्ट करवाया रिएक्शन 1 में, तो आपके पास Y बना है, तो इसको आपने क्या किया है, एक्सेस ऑफ जो है आपका सोडियम इथेनॉइट है इसमें आपने ऐड किया है। तो वो आपसे पूछ रहा है कि वो आपने क्यों ऐड किया है। वो आपने इसलिए ऐड किया है ताकि आप जो भी आपका जो एक्सेस में आपका कोई भी जो हो आपके पास, जो आपके पास न्यूट्रलाइज हो, तो उसको ये न्यूट्रलाइज कर दे। तो यहाँ पर अगर आप देखें कि जब आपने एसिड यहाँ पर ये प्रोड्यूस हो रहा है, जब आपने इसको बनाया है डब्ल्यू को, तो यहाँ पर आपके पास HCl प्रोड्यूस हुआ है। ठीक है ना, तो इस एक्सेस ऑफ HCl को रिमूव करने के लिए या एनी एसिडिक जो बाय प्रोडक्ट है उसको रिमूव करने के लिए आप इसको डालते हैं। ठीक है, सोडियम जो आपका इथेनॉइट है। ठीक है, टू रिमूव एक्सेस एसिड प्रोड्यूस्ड। ठीक है, जो आपका एसिड प्रोड्यूस्ड हुआ है उसको ये रिमूव करने के लिए आप ये डालते हैं, आपके पास सोडियम जो है वो इथेनॉइट। आगे बढ़ते हैं। पार्ट C, द रिएक्शन ऑफ W विथ X, reaction 1 follows an addition elimination mechanism. Complete the mechanism for the reaction of W with X. W और आपका X के बीच आपका रिएक्शन हो रहा है, तो include all relevant curly arrows, lone pairs of electrons, charges and partial charges. use AR जो आपका एरोमेट्रिक रिंग को शो करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर आपका पहले क्या होगा, यहाँ पर आपके पास जो नाइट्रोजन के पास ये आपके पास है लोन पेयर है, ये आपका अटैक करेगा आपके यहाँ पर इस कार्बन के साथ, और ये कार्बन जो है आपका इसके पास होगा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज और पार्शियल नेगेटिव चार्ज, और आपके पास इलेक्ट्रॉन ज़्यादा इस तरफ होंगे, और फिर
आपके पास आगे क्या होगा, यहाँ पर ये आपका डबल बॉन्ड टूट जाएगा, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा ऑक्सीजन के पास, और यहाँ पर आपके पास आ जाएगा क्लोरीन, और ये आपके पास अमोनिया यहाँ पर अटैच्ड हो जाएगा, और यहाँ पर आपके पास अमोनिया के पास भी अब क्या होगा, अब पॉजिटिव चार्ज होगा। ठीक है, और यहाँ पर आपके पास होगा Cl वाला पार्ट। तो यहाँ पर जब आपके पास ये पार्ट जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये आप नेगेटिव चार्ज यहाँ पर फिर से आएगा इस तरफ, और क्लोरीन यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स लेगा, और जो आपके पास क्लोरीन है वो यहाँ पर इस हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट कर देगा, तो यहाँ से एक हाइड्रोजन जो है वो रिमूव हो जाएगा, तो ये यहाँ पर HCl जो यहाँ पर रिमूव हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं पार्ट डी। तो ये आपको ये मैकेनिज्म है आपका एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शन का, ये आपको याद करना है। ठीक है, मैकेनिज्म भी आपको याद होने चाहिए। ठीक है, पार्ट डी। पार्ट डी में आपका जो कंपाउंड है रिएक्ट्स विथ वाई इन रिएक्शन 2, ये आपका वाई है, ये आपका रिएक्ट कर रहा है आपके पास इससे, तो आपके पास क्या बन रहा है, ल्यूडोसिन बन रहा है। ठीक है, तो आपको बोल रहा है कि एक्सप्लेन वाई आपका ये जो कंपाउंड है ये आपका इलेक्ट्रोफाइल के न्यूक्लियोफाइल के तौर पर क्यों बिहेव कर सकता है, क्योंकि यहाँ पर नाइट्रोजन के पास जो वो लोन पेयर है, तो ये लोन पेयर आपके पास जो वो डोनेट कर सकता है, तो इसलिए आपके पास जो है वो एज ए लोन जो है वो न्यूक्लियोफाइल बिहेव कर सकता है। तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, नाइट्रोजन कैन डोनेट लोन पेयर इट्स लोन पेयर, तो इसलिए आपका न्यूक्लियोफाइल के तौर पर बिहेव कर सकता है। आपके पास जो न्यूक्लियोफाइल होते हैं उनके पास लोन पेयर आपके पास होता है। ठीक है, पार्टी। यार ये पेपर बहुत लंबा हो जाता है ना, बंदा थक जाता है। द प्योरिटी ऑफ ल्यूडोसिन कैन बी चेक्ड बाय यूजिंग थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी, इथाइल इथेनॉल इज यूज्ड एज सॉल्वेंट। अब आपके पास जो थिन लेयर होती है क्रोमेटोग्राफी, इसमें आपका जो होता है आपका स्टेशनरी फेस वो आपका होता है एल्यूमिनियम ऑक्साइड, या फिर आपका होता है सिलिकॉन और ऑक्साइड, ये आपको याद करना है स्टेशनरी फेज। आप बाकी आपका जो मोबाइल फेज होता है वो आप कोई भी सॉल्वेंट जो यूज़ करते हैं आपका वो होता है। यहाँ पर आपने मोबाइल फेज आपने क्या यूज़ किया है, सॉल्वेंट के तौर पर आपने यूज़ किया एथिल इथेनॉल। ठीक है, लेकिन इसमें जो आपका स्टेशनरी फेज होता है वो इन दोनों में से कोई होता है, ये आपका सॉलिड होते हैं, सॉलिड फॉर्म में होते हैं, तो ये आपका ये याद होना चाहिए आपको। थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो आपको RF values of X and leucine are given in table 6.1, identify the substance used as a mobile and stationary phase in thin layer chromatography। ठीक है, यहाँ पर देखिए इसने आपसे पूछ भी लिया है, तो मोबाइल फेज आपका क्या होगा, यहाँ पर मोबाइल फेज होगा आपका इथाइल इथेनॉल जो सॉल्वेंट आपने यूज़ किया है, और आपके पास स्टेशनरी फेज आपके पास यहाँ पर क्या होगा, या तो आप Al2O3 यानी आपका एल्यूमिनियम ऑक्साइड, या फिर आपका सिलिकॉन डाइऑक्साइड। ठीक है, डिस्क्राइब हाउ RF वैल्यू कैन बी कैलकुलेट, तो RF वैल्यू आप किस तरह से कैलकुलेट कर दें, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय सॉल्यूट डिवाइडेड बाय डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय सॉल्वेंट। ठीक है, तो आप लिखेंगे RF वैल्यू इज इक्वल्स टू डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय सॉल्यूट डिवाइडेड बाय डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय सॉल्वेंट। ठीक है, इस तरह से आप RF वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं। सजेस्ट वाई RF वैल्यू फॉर X इज लेस देन फॉर ल्यूडोसिन, X की कम क्यों है, तो उसके दो वजह हो सकती है।
या तो आपका जो एक्स है वो ज़्यादा अट्रैक्टिव है, यानी वो ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहा है स्टेशनरी फेज से, स्टेशनरी फेज से ज़्यादा अट्रैक्ट होगा तो वो मूव नहीं कर पाएगा इतना ऊपर, ठीक है। या फिर जो आपका ये जो मोबाइल फेज में कम सोल्यूबल होगा, ठीक है। तो इनमें से कोई भी एक वजह हो सकती है। तो आप लिख देंगे, या आपका पास जो एक्स है वो आपका या तो डिजोल्व कम हो रहा है आपका इथाइल इथेनॉल में, मोबाइल फेज में कम सोल्यूबल है एज़ कम्पेयर टू आपका जो आपका ल्यूडोसिन है उससे, या फिर आपका जो एक्स वो ज़्यादा अट्रैक्टिव हो रहा है आपके पास स्टेशनरी फेज से। तो ये मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, एक्स इज मोर अट्रैक्टेड टू द स्टेशनरी फेज। ये आपका स्टेशनरी फेज से ये ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहा है, इसलिए आपके पास जो है वो यहाँ पर आर एफ वैल्यू एक्स की कम है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। द प्रोटॉन एनएमआर स्पेक्ट्रम ऑफ ल्यूडोसिन इज शोन, ठीक है, ये आपका शो हो रहा है। नेम द स्प्लिटिंग पैटर्न एट 2.6 एंड 1.1। तो ये है आपका 2.6 और 1.1। यहाँ पर आपका स्प्लिटिंग पैटर्न आपको बताना है। तो यहाँ पर 2.6 पर आपका स्प्लिटिंग पैटर्न क्या हो रहा है, कितनी नंबर ऑफ पीक्स हैं यहाँ पर, 2.6 पर 4 हैं तो यानी ये क्वार्टेट है, और यहाँ पर 3 है तो यानी ये ट्रिपलेट है, ठीक है। क्वार्टेट, क्वार्टेट, और यहाँ पर ये क्या है, ट्रिपलेट। इसके क्योंकि 3 पीक्स हैं, ठीक है। पार्ट 2 में आपको बोल रहा है द रिलेटिव पीक एरिया ऑफ पीक्स एट 2.3 इज 1:3, ठीक है। ये जो आपका 3 है और 2.3 है ये 1:3 में है, ठीक है, 1:3 में, ठीक है, जो है आपका रिलेटिव एरिया है इनका, ठीक है। आइडेंटिफाई द प्रोटॉन्स इन द NMR spectrum of Lewisian that are responsible for the peaks at the following chemical shifts, ठीक है। कौन से जो आपके पास प्रोटॉन्स हैं वो रिस्पॉन्सिबल हैं इन पीक्स के। तो 7.1 पहले ये है आपका, ये आपका मल्टीप्लेट है। तो यहाँ पर कौन सा होगा आपके पास जो इसका अ, होगा, इसको आप ये बताएंगे आपके पास यहाँ से देखकर, ये जो आपका टेबल दी गई है तो यहाँ पर आप देखेंगे 7.1 किस में आ रहा है, ये आ रहा है आपका इस रेंज में, ठीक है, इस रेंज में आ रहा है आपके पास। और यहाँ पर एनवायरनमेंट ऑफ प्रोटॉन क्या है आपका, अटैच टू एरोमेटिक रिंग, यहाँ पर एरोमेटिक रिंग है, इससे अटैच्ड हुआ है जो भी आपका हाइड्रोजन उस वो है आपका रिस्पॉन्सिबल, ये आपका 7.1 पर जो पीक है उससे, ठीक है। तो यहाँ पर 7.1 पर आप क्या लिखेंगे, आपका एनवायरनमेंट आपको लिखना है अटैच्ड टू एरोमेटिक रिंग, ठीक है। एरोमेटिक रिंग से जो अटैच्ड है वो है आपका रिस्पॉन्सिबल 7.1 पर जो आपकी पीक है उससे। फिर आप है 3 पर और 2.3 पर। तो यहाँ पर देखें आपके पास यहाँ पर दो आ रहे हैं आपका पर 2.3 पर, 2.2 से 3 के दरमियान आपके पास जो अल्काइल नेक्स्ट टू, या आपके पास जो कार्बन जो कार्बोनल ग्रुप, या फिर आपके पास जो है वो 2.3 आपके पास है अल्काइल नेक्स्ट टू एरोमेटिक रिंग, ठीक है। तो इनमें से कौन सा हो सकता है, तो यहाँ पर आपके पास दोनों हैं, आपके पास कार्बोनाइल ग्रुप भी है और रिंग भी है आपके पास एरोमेटिक रिंग। तो यहाँ पर आपके पास अब देखना है कि आपको के 3 वाले जो पीक है वो आपकी कौन सी है, और आपकी 2.3 वाली जो है वो कौन सी है। इसलिए आपने यहाँ इसने आपको रेशियो बताया होगा ताकि इसके जो मासेस के रेशियो हैं वो 1:3 है, जिसका जो 3 वाला रेशियो ये ज़्यादा है, तो यानी ये आपका जो एरोमेटिक रिंग है ये वो वाला है, क्योंकि आपके पास एरोमेटिक रिंग का जो एरिया होगा, एरिया आपको शो करता है कि इसका जो है वो मास कितना है। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो 2.3 पर आपके जो है वो ज़्यादा आपका एरिया है, तो यहाँ पर मतलब ये 2.3 वाली पीक जो है वो एरोमेटिक रिंग है, यानी इस एनवायरनमेंट वाली रिंग, अल्काइल नेक्स्ट टू एरोमेटिक कंपाउंड, ठीक है। तो 2.3 वाली है आपकी अल्काइल नेक्स्ट टू एरोमेटिक जो रिंग है आपकी,
एरोमेटिक रिंग, और आपके पास जो वो 3 वाली वो आपके पास कौन सा एनवायरनमेंट है, वो है आपका अल्काइल नेक्स्ट टू कार्बोनाइल। ठीक है, अल्काइल नेक्स्ट टू कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रेडिक्ट नंबर ऑफ पीक्स इन कार्बन 13 NMR स्पेक्ट्रम ऑफ लिड्यूसिन। आपके पास कार्बन 13 जो है आपके पास NMR है, उस पर आपकी कितनी पीक्स होंगी, तो वो आप बताएंगे कि जिसमें कार्बन की जो आपके पास हैं इन्वायरमेंट वो कितने हैं। तो इसको अगर आप यहाँ पर इसको मैं थोड़ा खोल के बनाऊँ तो यहाँ पर एक इस तरह से ये आपके पास है CH2 CH3, और ये आपके पास CH2 CH3। ठीक है, तो यहाँ पर कार्बन के आपको देखने के कार्बन कितने इन्वायरमेंट्स में यहाँ पर है, तो यहाँ पर एक कार्बन जो है इस इन्वायरमेंट में एक पीक इसकी होगी, और यही सेम पीक इसकी भी होगी क्योंकि इनका जो इन्वायरमेंट है वो सेम है। दूसरी पीक होगी इसकी, तो दो पीक्स यहाँ पर हो गई, और इसकी भी जो है वो पीक सेम होगी क्योंकि ये भी आपका जो है CH3, ये जो सेम इन्वायरमेंट्स में, ये दोनों सेम इन्वायरमेंट्स में, और ये भी दोनों सेम इन्वायरमेंट्स में, तो इनकी एक एक पीक होगी। ठीक है, दो पीक्स हो गई। फिर तीसरा ये आपका कार्बन जो वो तीसरा ये पीक होगी, चौथा आपके पास ये पीक होगी, और पांचवी आपके पास होगी ये पीक इस कार्बन की, और 30 आपके पास होगी इन दोनों की। ये आपके पास जो है वो ये दोनों है वो मिलकर आपके पास 6 वाली पीक बनाएंगे क्योंकि ये दोनों सेम इन्वायरमेंट्स में हैं। अगर आप देखें गौर से तो इन दोनों का जो इन्वायरमेंट है वो सेम है। फिर यहाँ पर इन दोनों का इन्वायरमेंट सेम है, तो ये 7वीं और ये 8वीं, और ये इन दोनों का भी इन्वायरमेंट है वो सेम होगा। ठीक है, ये दोनों भी जो वो सिमेट्रिक शो कर रही हैं, तो इनका भी इन्वायरमेंट जो वो सेम होगा। तो ये ओवरऑल कितनी पिक्स बन रही है, 9 पिक्स बन रही हैं। आपके पास जो कार्बन के जो डिफरेंट हो रहे हैं आपके पास इन्वायरमेंट, वो कितने हो रहे हैं, 9 हो रहे हैं। ठीक है, फिर से आप देख लें एक बार, यहाँ पर एक इस कार्बन की होगी, फिर इन दोनों की सेम होगी, इन दोनों का भी इन्वायरमेंट सेम होगा क्योंकि ये सिमेट्री शो कर रहे हैं। ठीक है, फिर इन दोनों कार्बन का सेम होगा इन्वायरमेंट, तो 1 2 3 4, और पांचवी आपके पास ये जो कार्बन है इसकी होगी 5 होगी। 6 आपके पास ये जो कार्बन है इसका इन्वायरमेंट अलग है, 7 इसका अलग इन्वायरमेंट अलग है, और इस इन दोनों का इन्वायरमेंट सेम है। 8वीं पीक इसकी होगी, और 9 पीक जो है वो इसकी होगी। तो इस तरह से आप इसके बताते हैं कि आपके पास कार्बन 13 में जब के लीडोसिन के कितनी पीक्स होंगी। ठीक है, तो यहाँ पर आपका ये पेपर कंप्लीट हो गया है। आई होप आपको सारी चीज़ें क्लियर होंगी, और अगर आपको कोई भी क्यूरी हो तो आप मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वाचिंग, थैंक यू एवरीवन। इंशाल्लाह आपसे अगली वीडियो में जल्द मुलाकात होगी, तब तक अपना बहुत ख्याल रखें, और अल्लाह हाफिज़।